हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। यूपीएससी के पेपर्स हर साल चेंज होते हैं, उनका पैटर्न चेंज होता है और डेफिनेटली उससे हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं और कुछ एरियाज़ हम छोड़ देते हैं। इस तरह के वीडियो से आपको गाइड करने का बेसिकली प्लान है, स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएसई आई मीन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2023, और आगे भी आपको ये काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम स्किप कर जाते हैं और उसके बैकएंड में कोई स्टोरी है वो हम नहीं समझ पाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो अभी की जो जनरेशन है वो पढ़ना अवॉइड करती है, खासकर इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद से लेकर टिल डेट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो एरिया है वो हम मिस करते हैं बेसिकली। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए मिनिमम लेवल पर, वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दी मेंस ऑल्सो। ये मैं डायरेक्ट न्यूज़ कवर कर रहा हूँ द हिंदू के एडिटोरियल से, और कैसे एक साथ चीज़ों को आप देख सकते हैं वो आपको बेनिफिट मिलेगा और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो महालनोबिस साहब हैं, पीसी महालनोबिस, ये स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। इनको लेकर 2-3 आर्टिकल्स पिछले साल 2 साल में आ चुके हैं, तो उनको मैंने एक जगह कर दिया है। ये आपको लिंक इस यूट्यूब का, वैसे तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन ये टेलीग्राम में भी आपको दिखाई देगा और वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी साथ ही साथ। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूज़ कवर किया जा रहा है वो वहाँ पहले मैं ले चलता हूँ कि किस तरह की न्यूज़ आ रही है। कई बार क्या होता है, इस तरह की न्यूज़ से आप कुछ बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पाते हैं या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। वो ये है कि हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान थे, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब 5 ईयर प्लान के बारे में वैसा नहीं पढ़ते हैं जो अब आपको पढ़ना चाहिए। अभी आप सीधे नीति आयोग पढ़ते हैं और प्लानिंग कमीशन लगभग आपसे छूटता जा रहा है। मैक्सिमम आप क्या पढ़ते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, तो इतना पढ़ के आप स्किप कर जाते हैं। 5 ईयर प्लान में उतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं जितना आपसे एक्सपेक्टेड है, तो डेप्थ में जाना चाहिए। 5 ईयर प्लान हमसे छूटता है, और जबकि 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे पेपर 3 में कवर करते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी में, बट दिस इज़ रेलेवेंट, दिस टॉपिक इज़ स्टिल रेलेवेंट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर पॉलिटिकल साइंस, PSIR जहाँ बात करते हैं हम। कुछ टॉपिक सोशोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एट द सेम टाइम एसे राइटिंग एंड जनरल स्टडीज़। ये इन सभी जगह पर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है। और इंडियन सोसाइटी और जस्टिस में भी इससे जुड़े हुए मुद्दे आते हैं जो कि डेवलपमेंट का इशू है। डेवलपमेंट जब पढ़ते हैं तो सराउंड करके उसको पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक अकेला नहीं है। यूपीएससी में जो अप्रोच होनी चाहिए वो मल्टी सब्जेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, इंटर सब्जेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, and that is called integrated approach. Let me talk about this 5-year plan. This was started in 1951, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके ढेर सारे प्लान आए। लास्ट हमारा 12 एंड 13 प्लान था। उसके बाद से हमने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया चीज़ों को, और प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर था वो 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप बहुत ज़्यादा उसको कैलकुलेटेड और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं देख पाते हैं प्लानिंग को। इसलिए पुराने प्लान्स बनते कैसे थे उसके बारे में, हालांकि इसका एक बैकग्राउंड भी है जहाँ से बॉम्बे प्लान वगैरह की बात होती है। आई मीन बिफोर इंडिपेंडेंस प्लानिंग के बारे में हमारे देश में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। दोस्तों, इतिहास या हिस्ट्री हम मॉडर्न इंडिया 1857 से स्टार्ट करके 1947 पर उसे ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद का इतिहास टिल डेट क्या है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज हमारे स्कूल कॉलेज में उतने डेप्थ में नहीं पढ़ाया गया। 5 ईयर प्लान की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान में जब सेकेंड ईयर प्लान की बात करते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, बेसिकली इसमें 2 लोगों का नाम आता है और इसे हम नेहरू महालनोबिस प्लान कहते हैं। बेसिकली इस पर जो फोकस था दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी, इंक्लूडिंग भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ऐसे हमने काफ़ी कुछ काम किया था, इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया था। और नेहरू जी ने उस वक्त कहा भी था, जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, कि हमारे लिए जो पूजा स्थल है वो यही डैम है, हमारे यही PSUs हैं और इन्हीं की हम पूजा करेंगे।
मतलब ये हमारे देश के लिए मंदिर मस्जिद की तरह होंगे, तो उस सेंस में उन्होंने कहा था, क्योंकि इनसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे डेफिनेट तौर पर, बिकॉज और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए हैवी इंडस्ट्री हमें चाहिए थी। सो जैसे भेल है या सेल है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हमें चाहिए जिससे हम छोटी या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें। सो बेसिकली इस प्लान में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो महालनोबिस साहब हैं, जो कि हमारे एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, सांख्यिकी विद थे, और उस ज़माने में काफ़ी कुछ प्लान किया था आपने, और इस प्लान को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो इनसे संबंधित जो एडिटोरियल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड थोड़ा समझाया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया था। अक्सर आप ये पढ़ते हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो, वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं चीज़ों को, और या फिर PSIR है, वहाँ भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, और जनरल स्टडीज़ तो है ही है। फिर अब इस आर्टिकल को देखिए, ये बेसिकली 29 जून का आर्टिकल है, दैट मीन्स कल का आर्टिकल है, महालनोबिस इन द एरा ऑफ बिग डेटा एंड AI। तो ये अभी आपके लिए हाईलाइटेड मुद्दा है जब हम बिग डेटा और AI की बात करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल आप पेपर 3 में भी पढ़ते हैं, जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी है वहाँ पर भी आप इसे पढ़ते हैं। So with the global shift in both the nature of data and statistics, the enduring legacy of Mahalanobis may have given India and the world many answers. So पहले ही आपने काफ़ी कुछ काम किया था, जो महालनोबिस सर थे उन्होंने पहले ही काफ़ी काम किया था, और उन्होंने उस ज़माने में जब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, आज हम डेटा पर काफ़ी कुछ खेल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कर पाना मुश्किल था। उसमें भी आप देश के लिए 5 ईयर प्लान तैयार कर रहे हैं, तो एवरीथिंग वाज मैनुअली डन अर्लियर। सो अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में है क्या। ये मैंने द हिंदू का एज इट इज़ उठाया है आपको बताने के लिए कि किस तरह के एडिटोरियल्स आपके काम के होते हैं, और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं द हिंदू में एक ख़ास चीज़ ये होती है कि जो भी फ़ोटो वो लोग डालते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल वो साथ में देते हैं। सो PC महालनोबिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ Sciences of India, admitting Jawaharlal Nehru as a fellow of the institute as its general meeting held in Delhi in January 1959। तो उस ज़माने की फ़ोटो है ये, और आप देख पाएंगे कि जो प्रोफेसर PC महालनोबिस की हम बात करें, सो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल उनके बारे में है, हु इंट्रोड्यूस्ड स्टैटिस्टिक्स टू इंडिया is a scientist whose absence is felt dearly even today। सो मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ इसी में से, सो दैट आपको समझ में आए कि कोई एडिटोरियल उससे हम कैसे कंटेंट निकालते हैं, उसको आगे पीछे कैसे कनेक्ट करते हैं। Mahalanobis lifelong courtship with statistics, his unwavering and fearless leadership to advance statistics and survey culture in India, the founding of the Indian Statistical Institute। ये कोलकाता में है इंस्टीट्यूट जो है, और 29 जून चूँकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हर साल, तो उस उपलक्ष्य में ये आर्टिकल देख सकते हैं। माइटी मॉन्यूमेंट ऑफ हिज हैंडीक्राफ्ट and his nurturing of a generation of outstanding academicians have all left behind an enduring legacy. There is a little doubt that India was in the Mahalanobis era nearly 5 decades prior to his passing on June 28, 1972. Today, in the midst of the shifting socio-economic dynamics in post-pandemic India, he is greatly missed. सो बेसिकली जो उनकी प्लानिंग थी, जो काम करने का तरीका था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसी कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखा जा रहा है। नाउ द एज ऑफ बिग डेटा, ओवर द पास्ट 20 years देयर हैज़ बीन अ ग्लोबल शिफ्ट इन बोथ द नेचर ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि एक टाइम था जब हम वॉर की बात करते थे, जब लोग ज़मीन के लिए झगड़ा करते थे कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, लैंड एरिया कितना है। देन उसके बाद हमने मार्केट पर फोकस किया। 90s का जो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, दैट वाज टोटली फोकस्ड ऑन मार्केट, और मार्केट को लेकर एक तरह से वॉर हम देख पाते हैं, खासकर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड नाउ द फाइटिंग इज़ गोइंग ऑन फॉर द डेटा। ओके, सो डेटा, बिग डेटा कह लें, या अभी आप देख पाते हैं साइबर सिक्योरिटी में आप पढ़ते हैं कि डेटा लीक हो गए, चोरी हो गए। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा आधार का डेटा, कोविड में जिनको भी वैक्सीन्स लगी थी उनका डेटा लीक हो गया।
सो उस पर भी बातचीत हुई थी। वहाँ पर सर्ट इन का भी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया का भी नाम आया था, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दी एसे राइटिंग ऑल्सो। तो ये एडिटोरियल आपको बता रहा है कि द एज ऑफ बिग डेटा। अब ये डेटा मैनेजमेंट का टाइम है, बिकॉज एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर दी डेटा। आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपके एज के बारे में जानना है, आपके टेस्ट के बारे में जानना है, और बाकी गूगल है सब कुछ जानने और समझने के लिए। आप देख पाते हैं कि आपने कोई सामान किसी और वेबसाइट से ऑर्डर किया, वो फेसबुक में अपडेट होकर दिखना शुरू हो जाता है। सो देयर इज़ अ लिंकिंग, ये एक कॉमन सी चीज़ है जिसे आप भी समझते हैं। Over the past 20 years, there has been a global shift in both the nature of data and statistics. So with the advent of the internet and virtually everything confined to the internet of things, ये भी आपको पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। There has been a flood of data, most of its junk. We now have much more data than what available technology can leverage. This is widely perceived as the era of big data. So big data का relevance क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। I mean, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम क्या करें उसका। सबका फ़ोन नंबर मिल गया, देन व्हाट, वो लोग कौन है, देन व्हाट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना। क्या उनके पास फ़ोन जाएगा, क्या उनके पास मैसेज जाएगा। मान लो 1000 लोगों को एसएमएस चला गया, प्रमोशनल एसएमएस, फिर वहाँ से हो सकता है कि 1000 में से 10 लोगों ने जाकर शॉपिंग कर ली या उन्हें ठीक लगा, सो मे बी आपने इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया। सो अभी इस बात का झगड़ा है कि कौन कितने जल्दी कितने ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहा है। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया दिस इज़ पॉसिबल। आपका डेटा कहीं तो होगा डेफिनेटली, बिकॉज आप कुछ ना कुछ तो मंगा रहे हैं ऑनलाइन। जोमेटो है, स्विगी है, या अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कहीं से कुछ तो ऑर्डर कर ही रहे हैं आप, और नहीं भी कर रहे हैं तो गूगल में बैठ के आप R&D कर रहे हैं। सो आपका डेटा तो निकल रहा है, आप कौन हैं, क्या हैं, आपका टेस्ट कैसा है। कुछ नहीं तो आप ऑनलाइन म्यूज़िक सुन रहे हैं, वहाँ पर भी आपने डेटा दे दिया कि आपको क्या पसंद है, right? And everything. So another significantly yet related issue is how artificial intelligence is transforming our lives and lifestyles. So this is very important. AI का context आपको पता होना चाहिए। AI एक अमेरिका और इंडिया वाला भी है जो मोदी जी ने रिसेंटली दिया है, एंड सॉरी दूसरा AI आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो एक्चुअल में AI है। The state of society is precarious. One can wonder how Mahalanobis, a statistical doyen and a key figure in the early development of Indian democracy, would have responded to the big data related craziness and the AI driven revolution. Though speculative, the answer would be based on his legacy. So ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने प्लान करना शुरू किया था उस ज़माने में ऐसा होता, देन व्हाट, वो करते क्या और किस तरह से उनका काम मैनेज होता और वो इन चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करते। आज भी आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, वो अपने डेटा को मैनेज करते हैं। आपने कभी MP लेड स्कीम का नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड या स्कीम जो आप कहते हैं, उस स्कीम को वही मंत्रालय देखता है। सो बहुत कुछ है डेटा को लेकर। आप को एक चीज़ और बता दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने data.gov.in नाम की एक वेबसाइट शुरू की थी जहां पर सारा डेटा हमारे देश का रखा जाएगा। अभी भी है, बहुत कुछ आप उसमें तलाश कर सकते हैं। Historically, data often appears to be a big when the available technology at that time fails to analyze it. क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर उस तरह के नहीं थे जो आज की डेट में हैं। So Mahalanobis also encountered a big data problem when his large-scale surveys yielded lots of data that needed to be looked into for effective planning. So उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि टैब नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, मोबाइल फ़ोन इस तरह के नहीं थे। अब तो हमारा जो सेंसेस है उसमें भी हम टैब लेकर जाते हैं, उसमें भी जियो लोकेशन डला होता है, आपको एग्जैक्ट उसी घर में जाना है जो आपको दिखा रहा है गूगल वहाँ पर या जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। अब कितना आसान है सर्वे करना, कितना इजी हो चुका है। आप सर्वे का टॉपिक आप दो जगह पर पढ़ते हैं, एक सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं जहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक आता है और कुछ हद तक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं। सो अब सर्वे का जो तरीका है बदल चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। आप फटाफट उसमें सर्वे करके डेटा डालते जाते हैं और उसको एनालाइज करना भी बहुत ईजी हो गया है। लेकिन उस ज़माने में जब कुछ भी नहीं था, फिर देश के रिसोर्स को कैलकुलेट करना, बिकॉज प्लानिंग कमीशन का जो बेसिक जॉब था
यही उसको दिया गया था कि आपको डेटा कलेक्ट करना है और उसके बेसिस पर एनालाइज करना है. How did he responded to this? Well, to handle tons of data and tackle the complex mathematical calculations, Mahalanobis persuaded the government and succeeded in procuring the first two digital computers of the country and South Asia too at his Indian Statistical Institute in 1956 and 1958, and thus ushered in the age of computers in India. It was indeed a remarkable accomplishment by statistician. तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में कंप्यूटर को किसी तरह से इंडक्ट कर लिया गया था. सो हम भी कम नहीं थे, टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हुए चल रहे थे. Problems during COVID-19. Mahalanobis was a physicist by training, a statistician by instinct, and economist by conviction. So this kind of statement can be asked in UPSC. Most important, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के पूछने के तौर तरीके. फिर आपको लगता है पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास की चीज़ों से ही यूपीएससी पूछा करती है. इसलिए बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जो बेसिक चीज़ें आपके हाथ में हैं वो है डेली का न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वो पढ़ना सीखें, क्योंकि आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं और न्यूज़पेपर भी मैनेज नहीं हो रहा है, देन बहुत बड़ा सवाल है. देन ही हैड एन uncanny knack for embracing technology for human welfare, perhaps as a result of his background in physics. He even built some simple machines to facilitate his survey and measurements. Thus, one may safely perceive that Mahalanobis would have embraced the power of AI in enhancing human productivity, such as big data analysis, and perhaps in a way that is far more effective than how AI is currently applied to that goal. सो उस ज़माने में साहब ने काफ़ी कुछ काम कर रखा था, महालनोबिस साहब ने, और आप देख पाते हैं कि कुछ मशीन्स भी उन्होंने डेवलप की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज वो होते या उनका मार्गदर्शन मिलता तो डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ें होती. नो डाउट वो इंस्टीट्यूट उन्हीं के नाम पर ही बनाया गया है, और आप देख पाते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में ढेर सारा काम हुआ है, अभी भी हो ही रहा है. और अभी स्टैटिस्टिक्स में जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि आप कई जगह पर जा सकते हैं जहां पर प्लानिंग की बात हो रही हो, जहां स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, जहां पर पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है. ऐसे जगह पर स्टैटिस्टिक्स में जो ग्रेजुएट होते हैं वो भी जा सकते हैं, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है. कॉमर्स और अकाउंट्स वाले पढ़ते ही हैं इसे. पहले यूपीएससी का सिलेबस भी था, अब हटा दिया गया है. He could possibly be able to lead big data analysis considerably better than anybody else, even in the absence of AI, as no one is likely to comprehend survey dynamics or the heartbeat of data as he did. One recent big data foible, for instance, involved numerous contradictory projections during the COVID-19 era. Different sorts of economics losses due to the pandemic needed to be properly evaluated for a balanced recovery. One could argue that if Mahalanobis was alive today, the country's COVID-19 response could have been much stronger. So this is very important line. ये आंसर में आपके आ सकता है कि क्यों ऐसा था, बिकॉज वो प्लानिंग के माहिर व्यक्ति थे, प्लानिंग में उनको महारत हासिल थी और प्लान पर अच्छा खासा काम कर सकते थे. If he was in the lead, our data might be beyond question and the analysis might be far more accurate. And India's plan man, उनको plan man कहा जाता है, definitely could be the best person for planning to build optimal health related infrastructures for combating future disasters. So this is very important analysis. Basically इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जब वो होते तो उस डेटा को अलग तरह से एनालाइज करते, और नो डाउट जितने भी लोगों ने वैक्सीन्स लिए हैं उनका डेटा आधार के माध्यम से नाम, एज, ये सब कंफर्म होता गया. आप कहाँ से हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. आप देख पाते हैं कि जो आपका सेतु वाला ऐप था उससे भी आप लॉगिन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, अभी डीजी यात्रा है वहाँ से भी डेटा जनरेट हो रहा है. एक प्राइवेसी का भी मैटर है, एट द सेम टाइम एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ क्या हुआ. आपने देखा कि हमारे देश के ढेर सारे मजदूर ट्रैवल किए, क्लियर है, अपने अपने घरों तक पहुंचने के लिए, कोई पैदल, कोई साइकिल में, कोई बस में, कोई ट्रक में भर के, है ना. सो आप देखोगे उनका भी डेटा वहां तक पहुंचता है. फिर उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि आप गवर्नमेंट की साइट पर रजिस्टर कीजिए जहां आपको पैसे भेजे जाएंगे आपके अकाउंट में. सो जनधन खाता खोलने का एक बड़ा बेनिफिट आपको दिखता है कि डायरेक्टली उनके खातों में पैसे पहुंचाए जा सके. सो इस तरह के बेनिफिट्स, और ये डेटा भी निकल कर आया कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कितने मजदूर काम कर रहे हैं
और कितने ऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को शांति से बैठकर सोचने का मौका लगा। एक और मैं डेटा देना चाहूँगा नेशनल प्लेटफॉर्म पर, इस मैटर को मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मेरी यात्रा हुई छत्तीसगढ़ में, अबूझमाड़ एक एरिया है और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को वो जगह अबूझ ही लगती है। लेकिन डेफिनेटली वहाँ जाने के बाद पता चला कि कोविड में वहाँ की बच्चियाँ वापस आईं और उन्हें जब उनका डेटा कलेक्शन में आया तब ये समझ में आया कि वहाँ की बहुत सारी ट्राइबल बच्चियाँ बाहर पढ़ने लिखने गई हैं और जब लौटती हैं तो पता चलता है कि उनके पास अच्छे अच्छे करियर हैं और वो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहती हैं और नक्सलियों के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और बाहर निकल गए। तो ऐसी कई सारी बच्चियां हैं और जो बाहर जाकर जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया होगा, जिन्होंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया होगा, जिसमें जिस तरह के भी आर्ट रहे होंगे, सो उस बेसिस पर पता चला कि अच्छा ये वापस लौटे कि ये भी यहाँ की बच्चियाँ थी जो बाहर रह रही हैं। सो इट वाज गुड थिंग कि पता लगा हमें कि अच्छा जो जनजाति समुदाय की बच्चियां हैं वो बाहर निकली और ऐसे क्षेत्र से जो बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ वहाँ पर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम्स चल रही हैं। सो ओवरऑल कोविड ने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बताया हमें और डेटा भी प्रेजेंट किया और वाकई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है। फॉरेन कंट्रीज़ में उनके पास हर मरीज का लगभग डेटा होता है और डेटा के बेसिस पर ही डॉक्टर उनको मेडिसिन्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपका कोड मांगेगा और उसी कोड में ही आपका डिटेल लिखा होगा। वो प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में नहीं होता, वो डायरेक्ट ऑनलाइन खोलेगा आपका कोड डालकर, आपकी आईडी डालकर, और वो पता लग जाएगा कि इस डॉक्टर ने आपको कौन सी दवाई लेने कहा है और आप देख सकते हैं उसके बिना वो मेडिसिन देते नहीं। सो एनीवेज उनका अपना सिस्टम है, बट इस पर भी हमारे देश पर काम हो रहा है और हम एक कॉमन डेटा चाहते हैं जहां पर सभी हॉस्पिटल्स को एक साथ वो चीज़ें मिल सकें और आपका ट्रीटमेंट कब कब कहां कहां कैसे कैसे हुआ ये आपके एक कॉमन डेटा बेस में होना चाहिए, सो दैट इमरजेंसी में उन सारी चीज़ों को एक जगह इस्तेमाल करके डॉक्टर एनालाइज कर सके कि आपका ट्रीटमेंट किस बेसिस पर होना चाहिए। सो एनीवेज इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग ऑल दी डेटाज। AI का उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? Around 7 decades ago, from the perspective of the newly independent nation, planning with the aid of extensive technocratic exercise with democratic participation moved from the realm of politics primarily due to Mahalanobis. So अब यहाँ पर क्या बोला इस 3 लाइन में कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ ही था, सो हम बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे थे, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग प्लानिंग। और पहला 5 ईयर प्लान बहुत अच्छा नहीं रहा, सक्सेस बहुत कम मिली, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिशमेंट हमें दिखाई देने लगा, हमारे कुछ टारगेट्स भी पूरे होने लगे। सो ये उस ज़माने में आप देख पाते हैं, एक तो प्लानिंग की बात हो रही है, सेम टाइम पर हम एक नए डेमोक्रेसी के तौर पर उभर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना था कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी काफ़ी प्रोग्रेसिव और विजनरी थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एडप्ट किया, उनके टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे। आप देख पाते हैं कि बार्क जैसा इंस्टीट्यूट या और भी हमने जितने भी काम किए उस ज़माने में उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे और उनकी हेल्प उनको मिलती गई। नाउ वी आर एट दी क्रॉस रोड्स। इंडियाज़ अपकमिंग सेंसस विल बी डिजिटल एक्सरसाइज। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि अब टैब लेकर हम सेंसस करने जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच ही चुका है कि एक फैमिली में कौन कितने लोग हैं। आप देख पाते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में भी जो कि विलेज पॉपुलेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर भी हमने सारा कुछ ऑनलाइन रखा है। सबके पास टैब है, PDS स्कीम में टैब इस्तेमाल किया जाता है, गांव वालों को टैब इस्तेमाल करना आता है, और जो PDS सेंटर है जहाँ से उनको चावल वगैरह दिया जाता है, वो सब कुछ ऑनलाइन काम होता है। दैट मीन्स ऑलरेडी एक डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि किस फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। तो मुझे लगता है सेंसस में ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम रिकवर कर चुके हैं और हमें एड ऑन करने की ज़रूरत है, और ये डिजिटल ही होगा डेफिनेटली। The dynamics of other surveys are also bound to change in the new normal setup. That is how statistics is evolving. So statistics अपने आप में evolve तो हुआ है काफ़ी ज़्यादा। We would miss the leadership of an expert such as Mahalanobis from this changed statistical perspective. So definitely उनका बड़ा योगदान था, तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि जो आए, सामने आए और हमारे देश को लीड करें। AI is the
threatening to replace millions of jobs without creating alternatives, and is also aiding in spreading disinformation. There is a substantial global attempt to clip its wings. So डेफिनेट तौर पर AI अभी भी समझा जाना बाकी है. चैट जीपीटी आप एवरीडे सभी अखबारों में देखते हैं, कहीं ना कहीं पर वो आपको आपके फेसबुक या ट्विटर में घूमता हुआ दिखाई देगा. चैट जीपीटी के नाम पर ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस बन चुके हैं. इन सभी बातों का एक ही कंक्लूज़न है कि हमें किसी कंक्लूज़न पे जंप नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टिल मोर टू गो, स्टिल मोर टू बी फाइंड आउट. सो अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है पता करना, उसके बारे में जल्दबाजी होगी कहना. लेकिन हाँ, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके पास कुछ चीज़ों की एनालिसिस होनी चाहिए, दैट इज़ गुड. पॉइंट वाइज आप चीज़ों को लिख सकते हैं, एआई के प्लस माइनस यूसेज क्या क्या हैं और चैलेंज अभी कहाँ पर छुपा हुआ है. सो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन हुआ और कंप्यूटर से इस्तेमाल किए जाना शुरू किया, तब भी ऐसा ही विरोध हुआ था. लगने लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मतलब जो फावड़ा चलाने का काम है वो भी कंप्यूटर करेगा. लोगों ने इस तरह की भी बातें कही थी. सो मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए. आज वही सर्विस इंडस्ट्री है जिसकी बदौलत हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. सॉफ्टवेयर है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने के कारण हमारा देश सॉफ्टवेयर में काफ़ी लीड करता है. और उस वक्त जो विजनरी लीडरशिप थी राजीव गांधी साहब की और सैम पिट्रोदा एंड ऑल, सो आप देख पाते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ इसको पुश फैक्टर दिया. और यही रीज़न है कि आज हमारे देश के बहुत सारे युवा साथी आप देख पाते हैं सॉफ्टवेयर में अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं. एआई के बारे में बात हो रही है. नेवर इजी दो महालनोबिस हु वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय कौटिल्यज अर्थशास्त्र, ये आप पढ़ते हैं, उनकी किताब है कौटिल्य साहब की. Successfully introduced the revolutionary concept of built-in cross checks into his surveys. So उस तरह के cross checks उस ज़माने में कर पाना वाकई बहुत बड़ी बात थी. As the world struggle is to regulate AI, could Mahalanobis with his statistical instinct also be instrumental in regulating AI? Maybe. So एक सवाल के तौर पर पूछा है कि महालनोबिस साहब होते सो क्या वो बेटर कंट्रोल कर पाते, AI को लेकर ज़्यादा बेटर वो सजेशन दे पाते. मे बी अभी नहीं हमारे बीच, तो हम सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को ही याद करके ये एनालिसिस कर सकते हैं. महालनोबिस envisioned statistics as a new technology for increasing the efficiency of human effort in the wildest sense. So this is important line. Even today, someone like Mahalanobis with an uncanny knack for perfection, tireless dedication, brilliant leadership, and who could understand the dance steps of numbers in the arena of time and space. So very important, better than anybody else engaged in this business, could be the best person to handle tons of data with its ever expanding nature and also embrace the benefits of technologies for human welfare and national development. So बहुत अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी कुछ इसमें इनपुट्स हैं, बाकी तो मैंने अपनी ओर से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है. सो आप देख पा रहे हैं अतानु बिस्वास इज़ प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता. सो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया आर्टिकल. सो थैंक्स टू मिस्टर अतानु बिस्वास, आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल तैयार किया है. इसके पहले आप देखेंगे ये 2022 में भी इसी तरह का एक एडिटोरियल आप देख पाते हैं, रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया. सो मैंने इसलिए एक जगह कर दिया सो दैट आपको पता रहे और कि हाँ यूपीएससी ज़रूरी नहीं कि वो 1 महीने का पूछे, 6 महीने का पूछे, 12 महीने का. नए बच्चों को अक्सर लगता है कि सर कितने दिन का पढ़ें कि हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए. कई बार आप ये भूल जाते हैं कि आपका बेसिक कमज़ोर है और आप सोचते हैं कि करंट अफेयर्स के सहारे आप यूपीएससी को पास कर लेंगे. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात हो रही है. इन रिकग्निशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, पीसी Mahalanobis कहा जाता है, द प्लान मैन ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो हिज बर्थडे. It was PC Mahalanobis who established a strong statistical culture in India and nourished it diligently through his lifelong endeavors. Incidentally, June 28th also marked 50 years since his passing. Revisiting the life of India's statistical, ये लास्ट ईयर की बात है, 2022 की बात हो रही है, जब 50 साल हो चुके हैं उनको इस दुनिया से गए हुए. So statistical inheritance from PC Mahalanobis is of utmost importance as various kinds of concerns regarding data collection
its publication and data quality have emerged in recent years. So last year भी आप देख सकते हैं सेम हमारी चिंता थी. इस साल का जो एडिटोरियल है वो AI से जुड़कर आया हुआ है. सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि हम हैंडल कैसे करें, मैनेज कैसे करें. Mahalanobis certainly believe data to be instrumental in efficient planning. So this is very important, data to be instrumental for national and human development. Okay, तो 5 ईयर प्लान का सीधे रिलेशन आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से है, वहाँ पर आप चीज़ों को देखते हैं. Planning in the newly independent nations in the 1950 was largely based on the data obtained from various surveys. तो उस ज़माने में सर्वे काफ़ी होते थे, मैन टू मैन सर्वे होता था, मैन पावर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, लोग पेन कॉपी बड़ी सी रजिस्टर लेकर घूमते थे और उसमें सर्वे करते थे. His fairy tale type success story is due to the blending of his talent with his dedication that thrives into perfection. Okay, the socio-political situation and Jawaharlal Nehru's reliance on Mahalanobis certainly helped. काफ़ी भरोसा था देश के प्रधानमंत्री को और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी कि आपको ही करना है. और आप देख पाते हैं कि उस तरह के जो टैलेंटेड लोग थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया गया था. टाइज विथ टैगोर, अब यहाँ पर टैगोर साहब के साथ भी कुछ चीज़ों को जोड़कर बताया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे. महालनोबिस साहब ने कहा है, चांसिंग अपॉन स्टैटिस्टिक्स, young Mahalanobis came to know about statistics, the subject, by chance when in 1915 his voyage to India from England was delayed. However, it is possible that Tagore was instrumental in bringing Mahalanobis, a professor of physics at Calcutta's Presidency College, into formal statistical activities. When in 1917 he introduced him to the scholar and educator Brajendra Nath Seal, who asked Mahalanobis to analyze the examination records of Calcutta University. It was perhaps Mahalanobis' first statistical venture with real life data. So अच्छी चीज़ है, छोटी सी स्टोरी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीसी महालनोबिस साहब कैसे इस फील्ड में एंट्री लेते हैं, उनका डिटेल है. खैर यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करती है, लेकिन एक स्टोरी बेस पर आप जब किसी चीज़ को तैयार करके याद करते हैं या पढ़ते हैं, सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है. 17-year-old Mahalanobis first met Tagore at Shantiniketan in 1910. Then, as Satyajit Ray wrote, when Rabindranath came to London in 1912 with his translation of Gitanjali, Prasanna Chandra Kedarnath and my father, the poet and writer Sukumar Roy, were present. He, Sukumar, mentions gathering in Rothenstein House more than once in his letters. So basically ये historical details हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ें या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि उस ज़माने की चीज़ें आपको पता लग जाती हैं. जैसे यहाँ पर आप देख पाते हैं कि टैगोर हैड रिटन अ पब्लिक लेटर टू लॉर्ड चेम्सफोर्ड, द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. सो 1919 की बात हो रही है, आप पढ़ते ही हैं. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फोर्ड रिफॉर्म की बात पढ़ते हैं, 1919 वाले एक्ट को वैसा कहते हैं. फिर यहाँ जलियांवाला बाग का भी नाम आ गया, राइट. सो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल देश में स्टैटिस्टिकल जो एनवायरनमेंट है, हमारे स्टैटिस्टिशियंस महालनोबिस साहब ने जो तैयार किया डेटा और जो एनालिसिस हम कर पाए उस ज़माने में, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इसको पढ़ें आप. और कई बार होता है बहुत बैकग्राउंड में आप नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आपको ये होगा कि हाँ ये आपके काम का मैटर है और उससे कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हैं. देयर इज़ अ लिटिल denying that data in general is one ever expanding pathways and is growing exponentially. Statistics, the subject, is also changing amid a wave of data science. So data science और statistics आपस में connected हैं. One need to adopt for sure attempts such as transforming the Planning Commission to Niti Aayog or merging the National Sample Survey Office NSSO with the CSO Central Statistical Office. ये दो अलग अलग ऑफिस थे. To form the National Statistical Office NSO may not be enough, though one certainly misses a person of the stature of Mahalanobis at the helm of this system. Also, the Mahalanobis type innovation, dedication and diligence are dearly missed. So आप देख पाते हैं बेसिकली यहाँ पर बात यही हो रही है कि एक तो दो ऑर्गेनाइजेशन को हमने मर्ज कर दिया और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं. CSO और NSSO दोनों के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे. मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता,
बट आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उस वक्त टीचर आपको ज़रूर ये शेयर करते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है, इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन हैज़ कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग इन 2015, और दोनों के अपने अपने काम हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अगेन ये 2020 का आर्टिकल है, there is no one to fill Mahalanobis shoes. India needs a top statistician to frame data-based policies for welfare and development. So आप देख पा रहे हैं कि जब आप वेलफेयर का आंसर लिखें, डेवलपमेंट का आंसर लिखें, तो एक पॉइंट ऐड करने के लिए और मिल गया आपको, और वो क्या है, वो पॉइंट है कि आपको बेसिकली डेटा से रिलेट करके कोई आंसर देना चाहिए। एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं जब व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट कई जगह पर इन्वॉल्व है। आपके पेपर 2 में है, देन पेपर 3 में है, देन अगेन इट्स अबाउट एसे राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज डेटा आपको एक कंक्लूजन पर पहुंचाता है। क्लियर है, भारत जैसे देश में डेटा बहुत मायने रखता है फॉर द प्लानिंग, फॉर द स्ट्रैटेजी, फॉर एवरीथिंग। और अभी जैसा हमने बात किया कि ज़मीन के लिए झगड़ा, देन मार्केट, देन फाइनली डेटा, है ना। सो आज की डेट में आप देख पाते हैं कि डेटा एक बहुत बड़ा गेम है, और डेटा पाने की होड़ में कुछ भी किया जा रहा है। कहीं पर भी आप देख पाते हैं कि आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, धीरे से आधार कार्ड सब जगह पहुंच ही चुका है ना, पैन नंबर पहुंच चुका है। सो सभी के पास सबका डेटा धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। कमर्शियली इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। हाँ, वो यूज़ कैसे हो रहा है वो एक अलग सोचने वाली बात है। कई बार आपने सुना जोमेटो, स्विगी का डेटा लीक हो गया, या फिर अभी कोविड का डेटा लीक हो गया। कोविड में काफ़ी कुछ आपके डेटा को कलेक्ट किया गया था। सो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, और सर्वेज के बारे में बात हो रही है। ये पुराना आर्टिकल है 2020 का, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने एज इट इज़ रखा है। मैंने काट छांट नहीं किया एडिटोरियल्स में, ताकि आपको दिखे कि हाँ हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कई बार होता है आपकी डिपेंडेंसी कोचिंग पर हो जाती है कि कोचिंग वाला जो देगा वो उतना ही सुनना है, उतना ही बोलना है, उतना ही लिखना है। बट मेरा मानना है कि आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Mahalanobis was very careful about data accuracy in his surveys. In Kautilya's Arthashastra, there is a mention of the need for cross-checking by an independent set of agents for data collection. अब जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यदि उनका ऑप्शनल सोशियो है, देन रिसर्च मेथडोलॉजी आपका टॉपिक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इकोनॉमी लेकर चल रहे हैं उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जीएस में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एसे राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट का टॉपिक कहीं बार पर ही लिखते हैं तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कोट कर सकें, कौटिल्या को कोट कर सकें। Spies under disguise of householders, Grief Patrika cultivators who shall be deputed by the Collector General for espionage shall ascertain the validity of accounts of Gopas, the village officers, and Sthanikas, the district officers, regarding the fields, right of ownership and remission of taxes with regard to house, and the caste and profession regarding families. So ये अर्थशास्त्र से उठाया गया है कि उस वक्त क्या चाहते थे, चाणक्य साहब क्या चाहते थे, इसके बारे में बताया गया है। कौटिल्य क्या चाहते थे, है ना। और अर्थशास्त्र काफ़ी फेमस बुक रही है, काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है। थिंकर के तौर पर PSIR में पढ़ते हैं आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप कोट कर सकते हैं। This is according to Mahalanobis was the striking feature in the Arthashastra. This might have prompted him to take an independent supervisory staff during the conduct of field operations by the NSS for collection of reliable data. So basically again उनका डिटेल दिया है जो पुराने एडिटोरियल में हमने लिखा, पढ़ा, यहाँ पर भी है। सो आप इसको पढ़ें, और टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेटा कलेक्शन, फॉर द डेवलपमेंटल प्लान, और जब आप 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो भी। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिग डेटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेस, हु नोज, ही माइट हैव एफिशिएंटली churned big data. For this he could certainly have done a smarter job than most of the present day big data analysts. Note that Mahalanobis never shield away from technology, whether in bringing statistical technology through volumes of biometrica in his voyage from England, or even bringing computers to India. The Mahalanobis-led Indian Statistical Institute procured India's first computers in 1956 and then second in 1959-58.
पुराने एडिटोरियल में हमने पढ़ा। सो एनीवेज ईयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस ज़माने में हमारे देश में कंप्यूटर्स आए और जो व्यक्ति लेकर आ रहे हैं वो कितने महान थे जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और ऐसे ही कोई प्लान, ऐसे ही कोई देश खड़ा नहीं होता जब आपको देश स्टार्ट करना है। स्टार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ दिखता है और इतना इजी नहीं होता देश को आगे बढ़ाना। लेकिन येस, क्रेडिट गोज़ टू ऑल द लीडर्स। At the end of his 1946 article, the Asiatic Review, Mahalanobis wrote, "Statistics are a minor detail, but they do help. This is an eternal truth." What Mahalanobis didn't spell out is that one needs a top statistician for listening to the heartbeats of data and for framing data-based policy decisions for human welfare. This is very important and national development. And unfortunately, there is no one to fill Mahalanobis' shoes, even about half a century after his demise. So दोस्तों, I hope मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझ गए। 3-4 बातें कंक्लूड करूँगा। एक तो उनका बैकग्राउंड क्या था, देन स्टैटिस्टिक्स का रोल आपके आंसर्स में आना चाहिए, खासकर डेवलपमेंट और जब प्लानिंग की बात करें उस वक्त, और एआई और डेटा, बिग डेटा को लेकर आप आंसर्स में लिखेंगे। ठीक है, एडिटोरियल 8-10 पेज का दिख रहा है आपको, लेकिन ये मैंने एज इट इज़ लिया है द हिंदू से, आप फॉलो करें तो अच्छा होगा और इसको ओरिजिनली आप पढ़ लें। और ये पाथ आईएएस एकेडमी का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो this is very important to inculcate such points into your answer writing, especially in paper 3, in paper 2, in the topics of development, in public administration, in sociology, PSIR, इन सभी जगह पर आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे राइटिंग में भी आप डाल सकते हैं। आप देखेंगे ये सभी जगह पर काम की चीज़ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इंपॉर्टेंट रीडिंग्स के इस सीरीज़ में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। वीडियोज़ पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए लिंक। और पाथ आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स के नाम का कलेक्शन आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जा रहा है। जुड़े रहिए हमसे, और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो पाथ आईएएस एकेडमी, ओल्ड राजेंद्र नगर 18/1 यहाँ पर प्रेजेंट है। आप कभी भी आकर मुझसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम शेयर करेंगे। और रायपुर में ऑफिस हमारा पाथ आईएएस एकेडमी सीएम हाउस के पास सिविल लाइंस में मौजूद है। आप कभी भी आकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।